नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने आज जो क्लास होने वाली है वह आरटीई 2009 पर बात करेंगे। दोस्त, आप सभी के सामने जो आरटीई होगा उसके पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे, उनके जो उसमें कहा गया है आरटीई के बारे में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आप सभी के पेपर में पूछा गया है। दोस्त, तो सारी की सारी चीज़ों को हम सभी बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और पढ़ेंगे। बात करें दोस्त, जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, वह उसको लागू कब किया गया या आप सभी के पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 2010 को। तो सारी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है। वह इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप सभी का हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। आप सभी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं दोस्त, कंप्लीट कोर्स होगा। और बात करें आप सभी के सामने 1 साल की वैधता के साथ आपको क्लास मिलेगा और 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। दोस्त, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं और इस बैच में जुड़ सकते हैं। दोस्त, तो बात करेंगे, सबसे पहले हम सभी सीखने वाले हैं आरटीई के बारे में। आरटीई जो 2009 में आई थी, जिसे हम जानते हैं राइट टू एजुकेशन। अब हम बात करेंगे इसके पूरे नाम पर कि इसका फुल फॉर्म क्या बोला जाता है। दोस्त, जब आप बात करें फुल फॉर्म की, जब आप बात करते हैं तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 इसे बोला जाता है। अब हम दोस्त बात करें जिसे जानते हैं इंग्लिश में बोला जाए तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। अगर संक्षिप्त में इसे बोला जाए, संक्षिप्त में जब आप बात करते हैं तो इसे बोला जाता है दोस्त, कहा जाता है कि राइट टू एजुकेशन 2009। तो या तो पहले आप सभी के सामने नॉलेज था थोड़ा सा, लेकिन बात करेंगे शिक्षा का अधिकार 2009 के बारे में। आप पूरी तरीके से व्याख्या को समझेंगे। बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए दोस्त कि आरटीई सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, तो आप बताएंगे नॉर्वे देश में। कहां पर? नॉर्वे देश में लागू हुआ था। और अगर पूछा जाए कि भारत कौन सा देश है, कौथवें स्थान पर है जो आरटीई को लागू किया था, तो आप बताएंगे 135वां देश है जो भारत ने लागू किया। मतलब नॉर्वे दुनिया का प्रथम देश है जिसने आरटीई लागू किया, जबकि भारत 135वां देश है जो आरटीई लागू किया था। अब हम बात करेंगे, इसी में ध्यान दें कि 2 जुलाई 2009 को आरटीई विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिली। मतलब इस विधेयक को, जो किसी भी अधिनियम, कोई अधिनियम बनता है तो पहले वो विधेयक होता है, उसके लिए मंजूरी मिलती है कब? 2 जुलाई 2009 को। बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए दोस्त, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक, यहां पर जो चीजें होंगी, या 2 जुलाई है कैबिनेट में मंजूरी मिलती है, 20 जुलाई 2009 को बात करें तो यह राज्यसभा में पास होता है। तो कोई भी विधेयक जब अधिनियम बनता है तो पहले वह किसी सदन में, चाहे वह लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में जाता है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए आरटीई कहां पर गया था, लोकसभा या राज्यसभा में, तो आप बताएंगे दोस्त वह राज्यसभा में दिया गया। और राज्यसभा में कब गया? 20 जुलाई 2009 को। अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए ठीक है, वहां से पास हो जाता है या विधेयक, इसके बाद यह लग जाता है लोकसभा में। लोकसभा में जाने के बाद, या लोकसभा कब में जाता है? 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से भी क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। इसके बाद दोस्त बात करें, यह जो विधेयक था, यह विधेयक चला जाता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास कब जाता है? 26 अगस्त 2009 को। तत्कालीन राष्ट्रपति जो है, तत्कालीन राष्ट्रपति जो प्रतिभा सिंह पाटिल थी, प्रतिभा देवी पाटिल थी, उनके हस्ताक्षर होते हैं और यह जो विधेयक था अधिनियम बन जाता है। क्या हो जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया, विधेयक सबसे पहले जाता है, वही अधिनियम बनता है। अगर सारे सदन से वह पास होकर के वह राष्ट्रपति के साइन हो जाए तो अधिनियम बन जाता है। दोस्त, आगे हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, आगे बात करेंगे तो 27 अगस्त 2009 को, 27 अगस्त 2009 को भारत के राष्ट्रपति जो राजपत्र गजट में प्रकाशित होता, मतलब जो गजट, कोई भी अधिनियम जब बनता है तो राजपत्र जो होता है उसे गजट में पारित किया जाता है। तो यह बात किया जाए तो 26 अगस्त 2009 को। और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है। ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर 2009 में क्या था? एक राज्य था। लेकिन अब अगर बात किया जाए तो अब जो है जम्मू कश्मीर, जो आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भी क्या हो गया? लागू हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है, इस बात को ध्यान देंगे। और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। और यह पेपर में आपसे कई बार पूछा गया है कि आरटीई
कब लागू हुआ, तो आप बताते हैं 1 अप्रैल 2010 को। आगे दोस्त बात करेंगे इस अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए, इस अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए बात किया जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A खंड में बनाकर जोड़ा गया। तो इसे बात करें, अगर आपसे पूछा जाए या जो आप सभी का आरटीई है वह आपका मूल अधिकार है और मूल अधिकार में किस में जोड़ा गया है, तो आप बताएंगे दोस्त 21A में जोड़ा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है और 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे बनाया गया था, मतलब इसके तहत इसे आरटीई को लाया गया था और बात के 21A में जोड़ दिया गया। 4 जुलाई 2016 को, यहां ध्यान देंगे 4 जुलाई 2000, यहां पर है 16 नहीं है, यहां पर 13 है, ध्यान देंगे 4 जुलाई 2013 को आरटीई का गीत जारी किया गया जिसे जावेद अख्तर ने लिखा था। अगर पूछा जाए कि जो आरटीई का गीत है किसने लिखा, तो आप बताएंगे जावेद अख्तर ने लिखा था। अगर आपसे पूछे गाना कौन गाया, तो गीत कौन गाया था, वह बताएंगे सोनू निगम ने इस गीत को गाया था। और गाना गीत जो था वह क्या था, गीत टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, क्या थी इस गीत, टन 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 सुनो सुनो घंटी बजी स्कूल की, यह थी आपकी गीत। आगे बात करते हैं दोस्त, तो क्या बोला गया, इस अधिनियम में 7 अध्याय 38 धाराएं और 1 अनुच्छेद है। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछा जाए आरटीई में क्या है, तो आप सभी के सामने है 7 अध्याय 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। इस अधिनियम को लाने के लिए दिसंबर 2002 में भारतीय संविधान का 6वां संशोधन किया गया। तो आपसे पूछा जाए कब कौन सा संविधान संशोधन था, 6वें संविधान संशोधन 2002, संविधान संशोधन 2002 में इसे क्या किया गया था, इसे किया गया था 2002 में, इसे लाने के लिए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है या आरटीई। अब हम धाराओं पर बात करेंगे। तो अभी आप सभी के सामने कुछ बेसिक नॉलेज था, अब हम बात करेंगे धाराओं पर। धाराओं पर जब आप बात करते हैं तो धाराओं से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के पेपर में खूब पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो पूछा जाए धारा, जो धारा 1 है, धारा 1 में क्या लिखा गया है, तो आप सभी को पता है आरटीई में कितने धाराएं हैं, 38 धाराएं हैं। हर धाराओं को समझेंगे और पढ़ेंगे। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर के सभी राज्यों में लागू किया जाता है। और बात किया जाए तथा 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करेगा, ऐसा लिखा गया आरटीई के धारा 1 में। आगे नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान देंगे आगे बात किया गया धारा 2 में क्या है, तो आप ध्यान देंगे महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई। धारा 2 में क्या किया गया है, महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई है। वह बालक की बात करें 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की बात करता है। आगे बात करें तो समुचित व्यवहार की बात करता है, जिसे हम जानते हैं समुचित व्यवहार की बात करें तो ध्यान देंगे यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकार की बात करें तो नगर निगम, नगर पंचायत आदि के बारे में। और प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो क्लास 1 से 8 तक बात किया जाए इस प्रारंभिक। दुर्बल वर्ग की बात करता है। स्कूल की बात करें तो ये स्कूल कौन कौन से स्कूल होंगे, वह सरकारी स्कूल होंगे, सहायता प्राप्त स्कूल होंगे, विशिष्ट और पूरी तरीके से निजी विद्यालय पर भी यह लागू होगा। वंचित वर्ग की बात करें, सुविधाओं से कमी वाले बच्चे भी इसमें जुड़ेंगे। तो इन धाराओं में प्रमुख शब्दों की व्याख्या की गई है धारा 2 में। आगे हम बात करेंगे, ध्यान देंगे धारा 3 में क्या लिखा गया है। बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, यह शिक्षा उनके लिए मुफ्त और निःशुल्क होगा। अगर आपसे पूछे धारा 3 में तो मुफ्त और निःशुल्क होगा। धारा 4 की बात करें तो धारा 4 में क्या लिखा गया, इस बात को भी ध्यान देंगे। धारा 3 में हमने देखा मुफ्त और अनिवार्य की बात करता है। प्रवेश का आधार उम्र होगा तथा कक्षा निर्धारण के लिए बच्चों की उम्र में 5 साल घटाकर कक्षा निर्धारित होगी। देखिए दोस्त, इसका मतलब क्या होता है, धारा जो 4 है जो उसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चा कोई 5 साल का बच्चा है, अगर 5 साल का बच्चा है तो क्लास 1 में उसका एडमिशन होगा। जब यह बना गया था तो क्लास 1 में एडमिशन होगा। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 8 साल का बच्चा है, वह जाता है सबसे पहले स्कूल में पढ़ने, तो 8 साल का बच्चे को हम क्लास 1 में एडमिशन नहीं देंगे। उस बच्चे को 5 साल, उसका जो एज है 5 साल घटा देंगे। इसका मतलब 8 साल का तो 5 साल घटाएंगे 3 साल का हुआ, और क्लास 3 में उसका एडमिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब नहीं कि बच्चा 10 साल का है तो हम क्लास 1 में रखेंगे, वह क्लास 5th में जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 साल उसके एज से घटा करके हम उसको उसी क्लास में बैठाएंगे। अगर बात किया धारा 5 में बात करें
तो किसी बालक को किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराने का हक है। ऐसे स्कूल को तुरंत टीसी या स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी तथा बिना प्रमाण पत्र के भी प्रवेश दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप देखते थे कि शुरुआत में जब हम सब पढ़ते थे तो टीसी का बड़ा लफड़ा होता था। टीसी जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है उसे दिया ही नहीं जाता था, विद्यालय वाला देता ही नहीं था। प्रधानाध्यापक कहता था जबरदस्ती मेरे स्कूल में पढ़ो। लेकिन ऐसा बोला गया आरटी के बाद, कहा गया कि देखिए अगर आप नहीं देते हैं तो आपके ऊपर तो कार्रवाई होगी, ये तो पहला सा पॉइंट है। लेकिन अगर आपको मिला भी नहीं, अगर टाइम से नहीं मिल रहा है तो कोई विद्यालय ऐसा नहीं है बिना टीसी का एडमिशन नहीं करेगा, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपका अधिकार है आरटी में लिख दिया गया है। इसलिए ध्यान देंगे, ऐसा बोला गया। इस बात को भी क्लास जो धारा 5 में ऐसी बातें कही गई हैं। दोस्त अगर बात करेंगे, अगर बात करें धारा 6 में क्या हुआ है, धारा 6 में क्या लिखा है, लिखा है कि 3 वर्ष के भीतर बालक के घर से क्रमशः 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रमशः 1 किलोमीटर क्या होगा, आपसे पूछा जाए तो प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। कौन सा? प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा, प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा, विद्यालय प्राथमिक विद्यालय। अगर आपसे पूछे 3 किलोमीटर पर क्या होगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। क्या होगा? उच्च प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय आप जानते हैं जिसे हम बोले प्राथमिक विद्यालय, आप जानते हैं 6 से 8 के लिए, मतलब क्लास 6 to 8 के लिए, 8 के लिए जो होता है उच्च प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय की बात आप जानते हैं 1 से 5 तक होता है। तो ऐसा बोला गया कि जो आपसे पूछे धारा 6 में क्या है, तो 1 किलोमीटर पर हुआ होगा प्राथमिक विद्यालय, 3 किलोमीटर पर होगा उच्च प्राथमिक विद्यालय। धारा 7 में बात करें, केंद्र और राज्य सरकार के व्यय का अनुपात, पहले यह अनुपात 65:35 था, अब यह 60:40 हो गया है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो इसका अनुपात कितना है, 90:10 है। अगर आपसे दोस्त पूछे कि शुरुआत में जब आरटी नहीं आया था उस समय क्या था, तो आप बताएंगे 65:35 था। जब आरटीई आया तो आप बताएंगे 60:40 हो गया। मतलब 60 केंद्र सरकार देगी, 40% जो है राज्य सरकार वहन करेगी शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अगर पूछा जाए पूर्वोत्तर राज्य, जैसे पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, जैसे आपका नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे जो राज्य हैं यहां पर क्या अनुपात चलेगा, वह चलेगा दोस्त 90:10 का। मतलब 90 कौन खर्च करेगा, वह केंद्र सरकार करेगा, 10% राज्य सरकार वहन करेगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्वोत्तर राज्य वाला आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप कर सकते हैं गलती। आगे दोस्त बात करेंगे धारा 8 की जब आप बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा गया है, लिखा है समुचित सरकार के कर्तव्य लिखे हैं। जो सरकार के, जब स्थानीय सरकार हुआ या आपकी केंद्र सरकारी है तो उनका समुचित जो कर्तव्य लिखा गया है। धारा 9 में क्या लिखा गया है, स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य और स्थानीय निकायों के कर्तव्य। धारा 10 में क्या है, माता पिता की कर्तव्य की वे सभी अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय भोजन सुनिश्चित करें। बात किया जाए धारा 10 में अगर पूछा जाए तो मिड डे मील योजना का, जो मिड डे मील कार्यक्रम है जो 1995 में आया था, मिड डे मील कार्यक्रम जो 15 अगस्त 1995 में आया था, उसको लागू करना, उसके तहत बच्चों को जोड़ना, इसका शिक्षक, उसके गार्जियन का, माता पिता का कर्तव्य होगा, ऐसी बात कहा गया। आगे दोस्त बात करते हैं, आगे ध्यान देंगे, आगे जब आप बात करते हैं धारा 11 में देखेंगे, धारा 11 में क्या है, कहा कि धारा 11 में कि आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्रों आदि के माध्यम से जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, वर्ष के बालकों हैं, उनमें निःशुल्क और पूर्व प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। मतलब क्लास बोला गया, अब आप देखे हैं कि जो एनईपी 2020 आई है उसमें प्राथमिक, जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं, बहुत जोर दिया गया है। उसमें बोला गया कि बच्चे 3 साल तक उसमें पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगे, जिसमें से उनको आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनका कर्तव्य ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ही बोल दिया गया था, धारा 2 जब आरटी 2009 में आई तो बोला गया 3 से जो 6 वर्ष के बालक हैं उन्हें निःशुल्क तौर पर क्या पूर्व प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा बात कही गई। और उसी के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री थी उन सभी का जो है ज्वाइनिंग होता है। धारा 22 की बात करें, धारा 12 की बात करें तो निजी विद्यालयों की 25% जो सीट है, जो निजी विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके 25% क्या होंगे, अलाभान्वित, जैसे SC ST OBC के बच्चे हैं उनको आदि, जैसे दिव्यांग भी हैं, आदि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब अगर किसी विद्यालय में, जो निजी विद्यालय है, जैसे 100 सीट है मान लीजिए,
तो उसे उसके 25% जो रखा जाएगा वो दिव्यांगों के लिए रखा जाएगा, और बहुत पिछड़े बच्चे जैसे SC ST OBC के बच्चे हैं उनके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, ऐसी बात बोली गई। धारा 13 की बात करें तो कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, ऐसा करने पर ली गई राशि का 10 गुना जुर्माना भरना होगा। जैसे ध्यान देंगे, धारा 13 में बोला गया कि एडमिशन करते समय बच्चों को निःशुल्क तौर पर, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो निःशुल्क एडमिशन होगा। अगर पैसा लेता है विद्यालय तो उसके जितना पैसा लिया था 10 गुना उसे भरना होगा, ऐसा बोला गया है। आगे हम बात करते हैं, ध्यान देंगे, अगर ध्यान दें आगे बात करें तो धारा 14 की बात करें तो अगर कहा कि कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, ऐसा करने पर पहली बार 25,000 रुपए का जुर्माना और बाद में हर बार 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। मतलब कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, उसमें बोला गया 25,000 शुरुआत में जुर्माना, अगर पहली बार अगर प्रवेश परीक्षा लेता है, जैसे एंट्रेंस, जब एडमिशन एंट्रेंस होता है तो एडमिशन के लिए, तो उसमें बोला गया कि पहली बार अगर पकड़ा गया एंट्रेंस लेते टाइम तो 25,000, अगर मान लीजिए बाद में फिर पकड़ा जाता है तो हर बार 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। आगे दोस्त बात करेंगे, ध्यान देंगे, आगे बात किया जाए तो धारा 14 की बात करेंगे, ध्यान देंगे। धारा 14 में क्या है तो लिखा है कि आयु प्रमाण पत्र ना होने पर प्रवेश, आयु प्रमाण पत्र ना होने पर भी क्या हो गया, प्रवेश होगा। जैसे बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है, एज सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनका एडमिशन नहीं होगा, उनका एडमिशन तब भी होगा। आगे बात किया धारा 15 में बोला गया निर्धारित अवधि 32 सितंबर नहीं, यहाँ पर गलत लिखा है 30 सितंबर के बाद भी प्रवेश होगा। तो आप जानते हैं कोई 32 सितंबर आता नहीं है, गलत टाइप हो गया है, तो 30 सितंबर तक। अब पहले तो क्या होता था, पहले जो एडमिशन होता था 1 जुलाई से लेकर के बात करें वह 30 सितंबर तक बच्चों का एडमिशन होता था। लेकिन अब जो प्रक्रिया है वह तो अब अप्रैल में ही चालू हो जाता है, 1 अप्रैल से ही। लेकिन बात ये पहले यही प्रक्रिया थी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो लेकिन बोला गया उसके बाद भी प्रवेश होगा, ऐसा कुछ नहीं है 30 सितंबर के बाद अगर बच्चा नहीं पूछा तो एडमिशन नहीं होगा, तब भी होगा। धारा 16 में बोला गया अवरोधन और निष्कासन पर रोक, जो अव्यय अवरोधन का लफड़ा था उस पर रोक लगाने की बात की गई। धारा 17 में क्या लिखा है, किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक दंड पर रोक, किसी बच्चे को मानसिक और शारीरिक दंड नहीं देना है। एसी के थ्रू जो बच्चे आप देखते हैं जब आप पेपर को सॉल्व करते हैं, सीटेट का पेपर हो जहां पर पेडागोजी पूछी जाती है, अधिकांश आप वहां देखते हैं कि जो दंड देता हुआ ऑप्शन होता है या बच्चे को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, वहां पर उस ऑप्शन को गलत काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सीधा सा रूल लिखा गया आरटी में, और आरटी की बात करें वह लिखा है धारा 17 में। किसमें? धारा 17 में। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि मानसिक और शारीरिक जो दंड पर रोक की बात की गई है तो किस धारा में, आप बताएंगे धारा 17 में है। धारा 18 की जब आप बात करते हैं दोस्त, तो इसमें बात करें तो बिना मान्यता की स्कूल चलाने पर रोक, पकड़े जाने में पहली बार 1 लाख रुपए तथा दोबारा पकड़े जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बोला गया दोस्त, कहा गया धारा 18 में कहा गया कि इसमें कि अगर स्कूल के मान्यता लिए आप स्कूल चला रहे हैं उस पर तो पहली बार रोक लगेगी। अगर पकड़े जाते हैं तो उसको पहली बार 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। कितना? पहली बार उसे 1 लाख रुपए बिना मान्यता का। अगर मान लीजिए फिर से बातों को नहीं सुनता है तो प्रतिदिन के हिसाब से कितना रुपए उसको देना पड़ेगा? 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। मतलब अगर 1 मंथ चला दिया तो समझ लीजिए कि 10,000 से 30 से गुणा कर दीजिए तो हो गया सीधा कम। तो इस प्रक्रिया से बात करें शुरुआत में 1 लाख, अगर फिर से पकड़ा जाता है तो प्रतिदिन के हिसाब से 10,000। धारा 19 की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखा है? विद्यालय के मानक और मानदंड जो अनुसूची में वर्णित है। मैं अभी आगे चलेंगे जब अनुसूची पढ़ाएंगे तो वहां पर ये मानक है और मापदंड की बात करेंगे। तो विद्यालय का जैसा मानकता होगा, शौचालय की व्यवस्था, बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग शौचालय होंगे, तो इन सभी के लिए बात की जाएगी। खुला वातावरण होगा, बच्चे के लिए खुला इन्वायरमेंट होगा, तो इन सभी चीजों पर हम सभी चर्चा करेंगे। धारा 19 वाला जो मानक और मापदंड है। आगे दोस्त बात करते हैं, आगे ध्यान देंगे धारा 20 पर हम चर्चा करेंगे। धारा 20 में क्या लिखा गया है? धारा 20 में कहा गया कि अनुसूची में संशोधन का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होगा। जो अनुसूची है, जो अनुसूची बनाई गई है, जैसे एक अनुसूची है उसमें संशोधन कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगा, राज्य सरकार का अधिकार नहीं है। तो अनुसूची अभी बताएंगे उसमें क्या वर्णन किया गया है, सिर्फ उसका अधिकार केंद्र सरकार का। धारा 21 में बात करें, धारा 21 में लिखा है कि प्रत्येक विद्यालय सरकारी
में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी जिसके 75% या 3/4 सदस्य बच्चों के अभिभावक होंगे और इन अभिभावकों में आधी संख्या 12 में से 6 क्या होंगी, महिलाएं होंगी, महिलाओं की होगी, जो कुल सदस्य लगभग 16 हैं। ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे कि दोस्त, अगर आपसे पूछे विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने सदस्य होंगे, विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने सदस्य होंगे, तो आप बताएंगे उसमें से टोटल होंगे 16। अगर आपसे पूछा जाए 3/4 कितना होता है, तो आप जानते हैं 3/4 होता है 12, या 75% आपसे पूछा जाए तो 12 ही होंगे सदस्य, और 16 का 75% 12 होगा। तो उसमें से जो 6 होंगे, मतलब 12 में से जो ये अभिभावक होंगे बच्चों के, तो उसमें 6 अभिभावक जो होंगे वह स्त्रियां होंगी, महिलाएं होंगी, और 6 कितने कौन होंगे, वह जो होंगे जेंट्स होंगे, मतलब पुरुष होंगे। तो इसकी बात करिए, धारा 22 में क्या किया गया है, एसएमसी का मुख्य कार्य विद्यालय विकास योजना या स्कूल डेवलपमेंट प्लांट या एसडीपी तैयार करना होगा। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का नाम है, फुल फॉर्म है, जिसे आप ध्यान देंगे। इसका जो एसएमसी का मुख्य कार्य क्या होगा, वह विद्यालय के विकास योजनाओं की इन सारी चीजों को देख रेख होगा। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान दें। आगे बात करेंगे, धारा 23 में बात करें। धारा 23 में क्या वर्णन है, देखेंगे धारा 23 में है वर्णन कि शिक्षकों की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा धारा 19 को देखा कि मानक मापदंड है, अनुसूची मौलिक है, उसी प्रकार से शिक्षक की योग्यता की बात करें, टीचर जो पढ़ाएगा आपको उसकी योग्यता क्या होगी, तो वह होगी टेट या सीटेट होगी। और उसी के तहत आपने देखा था कि सबसे पहले जो टेट सीटेट हुआ था 2011 में हुआ था। कब हुआ था, 2011 में। अगर सीटेट की बात करें तो सबसे पहले सीटेट भी 2011 में हुआ। अगर आपसे पूछे यूपी टेट सबसे पहले कब हुआ, तो आप जानते हैं यूपी टेट सबसे पहले कब हुआ था, वह 2011 में हुआ था। उस समय किसका था शासन, मायावती जी का शासन था। तो उस समय बात करें तो यूपी टेट हुआ था, तो जब भर्ती आई थी 72,000 शिक्षक भर्ती आई थी, आप सभी को पता होगा। तो उसी के तहत आज जो यूपी टेट और सीटेट, जो टेट और सीटेट होगा, वह धारा 23 में वर्णन है कि बिना इसे पास किए किसी भी टीचर, किसी भी व्यक्ति को टीचर नहीं बनाया जाएगा। धारा 24 में बात करें, शिक्षकों का कर्तव्य होगा। वह शिक्षक का क्या कर्तव्य होगा, ध्यान देंगे कि नियमितता और समय पालन, मतलब टाइम से पहुंचेगा और समय का पालन करेगा, मतलब नियमित रूप से जाएगा, कंटिन्यूटी होगी, उसमें निरंतरता होगी, नियमित रूप से जाएगा और समय का पालन करेगा। भाई ऐसा नहीं है कि क्लास 7 बजे से है तो क्लास 7 बजे से उसको पहुंच जाना है, ऐसा नहीं है कि क्लास 7 बजे से पहुंच रहा 10 बजे, तो इस प्रकार की चीजें एक्टिविटीज नहीं करना है। बोला गया पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना होगा, जो सिलेबस है उसको बच्चे के सामने समय से पूरा कर देना होगा। बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखकर पढ़ाना होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा जो क्लास, मान लीजिए क्लास 1 का बच्चा है, अब क्लास 3 के बच्चे के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। आप जिस एज का बच्चा है उसकी क्षमता को समझ करके ही उसको चीजों को पढ़ाना है। शिक्षण कार्य के अलावा अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। जैसे बात करें शिक्षण कार्य के अलावा अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन का मतलब करें, सरकारी आदर्शों नियमों का पालन करना होगा। इन सारी चीजों को अब 6 पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा है, इन सभी को ध्यान देंगे। शिक्षक का या क्या होगा, या शिक्षक का कर्तव्य होगा। आगे ध्यान देंगे, बोला गया धारा 25 में क्या है दोस्त। अगर आपसे पूछे धारा 25 में क्या है, ध्यान देंगे छात्र, जो शिक्षक छात्र अनुपात है, ध्यान देंगे बहुत महत्वपूर्ण है। धारा आपका 23 इंपॉर्टेंट है, धारा आपका 25 इंपॉर्टेंट है, धारा आपका 19 इंपॉर्टेंट है। अब यह भी अनुसूची में वर्णित है, वह अभी आपको बताएंगे धारा 25 में क्या क्या वर्णन है कि जो शिक्षक और छात्र अनुपात होगा कैसा होगा, कितना होगा। धारा 26 में बात करें तो ध्यान देंगे किसी विद्यालय में शिक्षकों की कुल संख्या का 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रखा जाएगा। बोला गया दोस्त जो टीचर है, जो टीचर होंगे, किसी मान लीजिए किसी विद्यालय में 5 टीचर की जरूरत है, अब उसका 10% से कम जो है उसको, ऐसा नहीं कि 10% से कम खाली रखा जाएगा। मान लीजिए ठीक है, अगर जितनी जरूरत है उसका 10% आपको रखना ही रखना है, मतलब 10% से ज्यादा खाली नहीं रख सकते हैं, आपको भरना होगा, जरूर भरना होगा। नहीं, अगर नहीं भर रहे हैं तो फिर दिक्कतें हैं, क्योंकि बच्चे का जो पढ़ाने का प्रक्रिया, बढ़ाने का, बच्चों को पढ़ने का चीजें हैं वह पहुंच नहीं पाएंगी। तो इसलिए जब बच्चों को कौन पढ़ाएगा, जब टीचर होंगे नहीं तो बच्चे क्यों आएंगे। इस वजह से बोला गया 10% से अधिक आप खाली नहीं रख सकते हैं। बोला गया धारा 27 में कहा गया चुनाव, जनगणना, आपदा राहत कार्य के अलावा शिक्षकों को अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्य में लागू नहीं किया जाएगा, लगाया नहीं जाएगा। ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए धारा 27 में क्या है, शिक्षकों का कार्य है,
शिक्षक क्या करेगा, ध्यान देंगे, वह शैक्षणिक कार्य करेगा। पहली बात, सबसे पहले बात क्या करेगा, वह शैक्षणिक कार्य करेगा, शैक्षिक कार्य करेगा तो पढ़ाने का सबसे पहले काम होगा। दूसरा क्या होगा, वह जनगणना में लगेगा, उसका ड्यूटी लग सकता है। उसका एक काम है, उसका आपदा राहत में लग सकता है, आपदा राहत में लग सकता है। ध्यान देंगे, अभी आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपदा काल में बात करें, वह किस में लग सकता है, चुनाव में। इन चार के अलावा टीचर का कहीं भी क्या होगा, कहीं भी इसका काम और नहीं दिया जाएगा, चार के अलावा। ध्यान देंगे, पेपर में पूछा गया है। बात करें धारा 28 में क्या है, कहा कि सरकारी शिक्षकों का निजी ट्यूशन पर पढ़ाने पर रोक। जो सरकारी टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनको प्राइवेट ट्यूशन की व्यवस्था पर रोक लगाएगी। ऐसा नहीं प्राइवेट आप विद्यालय में पढ़ा भी रहे हैं, सरकारी टीचर हैं, ऊपर से जाकर के आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं कहीं या निजी ट्यूशन दे रहे हैं बच्चों को, ऐसा करने पर आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। आगे बात करें धारा 29 में बात करें, ध्यान देंगे, मूल्यांकन या पाठ्यक्रम के नियम दिए गए हैं। जैसे मूल्यांकन कैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों को, समावेशी शिक्षा से पढ़ाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे आरटी में ही इंक्लूड कर दिया गया था, बच्चों को समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ाया जाएगा। जो मूल्यांकन होगा, इवेल्युएशन होगा, वह कैसा होगा, सतत और व्यापक होगा। और शिक्षा कैसी होगी, वह बाल केंद्रित शिक्षा होगी। मतलब कोई बाल केंद्रित का मतलब जानते हैं, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, मतलब बालक को मेन में रख करके टीचर इर्द गिर्द उसके माहौल में घूमने का प्रयास करेगा। आगे बात करें, गतिविधि आधारित क्या होगी, मूल्यांकन होगा। मातृभाषा द्वारा प्राथमिक शिक्षा होगी। ध्यान देंगे, मातृ विद्यालय जो मातृभाषा है, जैसे मातृभाषा के अलावा क्या क्या आ सकता है, स्थानीय भाषा भी लिखा है तो भी सही है, स्थानीय भाषा है तो भी सही है। अगर आपसे लिखा है कि स्थानीय भाषा के अलावा लिखा है कि क्षेत्रीय भाषा है तो भी सही है। क्षेत्रीय भाषा, बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, या उसे बोल सकते हैं घर की भाषा, घर की भाषा के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना होगा दोस्त, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए, भय मुक्त वातावरण में शिक्षा होगा। मतलब ऐसा नहीं डरवा धमकाकर बच्चों को कुटाई पिटाई करके आपको पढ़ाना नहीं है, आपको अच्छे से माहौल बनाना है और उसी हिसाब से बच्चे को पढ़ाना है। इसलिए भयमुक्त वातावरण में शिक्षा देनी है। बात करें बच्चे का सर्वांगीण विकास, इसका मतलब है कि टोटल आप देखें कि धारा 29 में क्या कहा गया, बच्चे के विकास पर जोर दिया गया, बच्चे को कैसे हमें पढ़ाना है। इन सारे पॉइंट को आपके दिमाग में होना चाहिए और यही चीजें आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। आगे ध्यान देंगे दोस्त, कहा गया, देखिए आप सभी के सामने इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन है यूपी त्रिवर्षीय पेट का कंप्लीट पैकेज है, आप सभी के सामने होगा। कंप्लीट कोर्स की बात करें 1299 का है, हिंदी इंडिविजुअल बैच की बात करें तो 249 का है। आपके डिटेल बुक लेना चाहते हैं तो आपका 299 का है। अगर पेट प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं 90 रुपये का है। पेट कम्बो बुक लेना चाहते हैं 350 का। दो बुक आप सभी के सामने है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री है और प्रैक्टिस बुक है दोस्त। अगर किसी भी दिक्कत कोई हो रही है तो आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ ध्यान देंगे कि आधुनिक इतिहास की क्लासेस चल रही हैं, सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आप सभी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर आप सभी कोई दिक्कत है तो संपर्क करें दोस्त। आगे हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, आगे जब बात करते हैं, ध्यान देंगे, आगे बात करते हैं तो धारा 30 आप सभी के सामने, 29 तो हम सभी ने पढ़ लिया। धारा 30 की बात करें तो इसमें क्या वर्णन किया गया है, बोला गया कि क्लास 8 तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा। पूरी शिक्षा, जो शिक्षा होगी पूरी तरीके से, कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ध्यान देंगे, बच्चे को, किसी बच्चे को हम सभी को फेल नहीं करना है, सभी बच्चों को हम क्या करेंगे, पास करेंगे। कब तक, क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को, मतलब फेल नहीं कर सकते हैं। और क्या होगा, अगर बच्चा पढ़ाई कर लिया तो हम क्या देंगे, उसको प्रमाण पत्र दे देंगे और भेज देंगे। इसलिए बोर्ड परीक्षा की कोई प्रावधान अब नहीं है। तो आप जानते हैं क्लास 10 से बोर्ड परीक्षाओं का प्रावधान था। पहले क्या होता था, क्लास 5th में ही बोर्ड परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब ये सारी चीजें बंद है। धारा 31 में है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो बाल अधिकार संरक्षण का अधिनियम 2005 में दिए गए हैं। आगे बात करते हैं, धारा 32 में क्या है, बच्चे से जुड़ी किसी समस्या को सक्षम अधिकारी की अनुमति से 3 महीने के भीतर निपटाया जा सकता है, निपटाया जाए। अगर बात करें धारा 33 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है। ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय सलाहकार, मतलब राष्ट्रीय सलाहकार का मतलब होगा कि जो राष्ट्र देश, मतलब देश पर, देश के लेवल पर, मतलब राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार में कब दिया, धारा 34 में, कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद पूछे तो 33 में, 34 में राज्य सलाहकार परिषद, राज्य स्टेट के लिए
इसमें है, 33 में, 34 में है, और आप बोले सेंटर के लिए बात करिए तो 33 में है। बात किया है धारा 35 की बात करें, ध्यान देंगे दोस्त, धारा 35 में जब आप बात करते हैं तो इस अधिनियम को कैसे जारी करना है, इस बारे में केंद्र एवं राज्य सरकार ने मार्गदर्शी क्या है सिद्धांत जारी करें। धारा 36 में क्या बोला गया, शिकायत मिलने पर कोई कार्रवाई करने से पहले, जैसे जुर्माना आदि लगाने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी। धारा 37 में क्या दिया गया है कि इस अधिनियम में वर्णित राज्य केंद्र सरकार सक्षम अधिकारी सलाहकार परिषद के सदस्य के खिलाफ न्यायालय में वाद नहीं दाखिल किया जा सकता है। धारा 38 में क्या बोला गया है, कहा गया कि मतलब देखिए जो सक्षम अधिकारी होंगे, चाहे वह राज्य का हो या केंद्र का हो, उनके खिलाफ क्या होगा, वाद का मतलब कोर्ट में लफड़ा नहीं हो सकता, कोर्ट कर दें आप ऐसा कुछ नहीं, मतलब वहीं पर निपटारा खत्म हो जाएगा, कोर्ट में आपका कोई मतलब ये सब सिलसिला नहीं चलेगा। धारा 38 में बोला गया कि इस अधिनियम के कुछ भागों पर राज्य सरकार की उपबंध लगा सकती है या संशोधन कर सकती है। कुछ इसमें से कुछ हाथ जो मतलब कुछ अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए गए हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है, चीजें चेंज कर सकती है आरटी में। आगे ध्यान देंगे दोस्त, बात करेंगे आप सभी अनुसूची। मैंने आपको बताया कि अनुसूची कितनी है, एक अनुसूची है। कितनी अनुसूची, एक अनुसूची है। अब एक अनुसूची में क्या क्या वर्णित है ध्यान देंगे, शिक्षक छात्र अनुपात ध्यान दें, और इधर है प्राथमिक स्तर पर। अगर आपसे पूछे 60 छात्र पर कितने शिक्षक होंगे, तो आप जानते हैं कि 1:30 का रेशियो है, 1:30। अगर प्राथमिक लेवल पर पूछे कि एक टीचर पर कितने होंगे, तो आप बताएंगे 1:30 प्राथमिक विद्यालय पर। प्राथमिक विद्यालय में 1:30 का लफड़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 60 छात्र होंगे तो भैया कितने शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, 2। तो इसका मतलब है कि 1:30 का काम चल रहा है। अगर पूछा जाए 61 से 90 है तो 3 शिक्षक, इसका मतलब 90 तक 3 शिक्षक। 90 से 120 हैं बच्चे हैं तो 4 शिक्षक, तो इसका मतलब अभी तक 30 का रेशियो चल रहा है, एक टीचर पर 30 बच्चे। लेकिन जैसे 120 से 120 से पार हुआ, मतलब 121 से 200 छात्र हुए, तुरंत क्या होगा, 5 शिक्षक लग जाएंगे और 1 प्रधानाध्यापक लग जाएगा। मतलब जब तक बच्चा 200, बच्चा 120 से तक है, तब तक क्या होगा, तब तक विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं होगा। विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं, किसी को क्या चार्ज दे दिया जाएगा, बस किसी को, किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमें चार्ज मिला है, वहां पर प्रधानाध्यापक नहीं है। तो चार्ज मिलने का चार्ज कब मिलेगा, वहां पर जो प्रधानाध्यापक तभी होगा जब तक 120 बच्चे नहीं होंगे। तो 120 बच्चों के बाद क्या होगा, एक प्रधानाध्यापक होगा और 5 शिक्षक लग जाएंगे। अगर आपसे पूछे 150 छात्र पर, छात्रों पर क्या होगा, वह होगा छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो जाएगा, 1:30 तक रहेगा, 1:30 तक। अगर पूछा जाए कि 150 तक 1:30 ही चलेगा, लेकिन जैसे बच्चा 120 छात्रों से अधिक हुआ, या बहुत इंपॉर्टेंट है 120 से ऊपर हुआ, तुरंत क्या हो जाएगा, वह रेशियो भैया 1:40 का हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे 200 से ऊपर हुआ तुरंत वह रेशियो 1:40, लेकिन शुरुआत में 1:30। वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट हैं, और यही चीजें आप सभी के घुमा घुमा कर खूब पूछी जाती हैं, और यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। दोस्त बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर, जो जूनियर लेवल पर प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर लेवल पर विद्यालय हैं, उसकी बात हम करेंगे। जो ध्यान देंगे, ध्यान दें, यहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात की बात करें, वह 1:35 है। क्या है, अभी तक यहाँ शुरुआत में 35 बच्चों पर एक टीचर। जैसे बोला गया भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय और भाषाओं के पूर्वकालीन शिक्षक होंगे, मतलब पूर्णकालीन। यहाँ पूर्णकालीन मतलब पूरा, मतलब एक तरीके से उनको फुल वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको अंशकालीन, जैसे अनुदेशक पर कार्य करने के लिए नहीं, उनको फुल वेतन दिया जाएगा जितना राज्य स्तर पर चीजें हैं, राज्य कर्मचारी होंगे। इनकी बात बोली गई है कि इनकी बात बोला गया कि जब टीचर जो जूनियर लेवल पर हैं उन्हें पूर्वकालीन शिक्षक के रूप में माना जाएगा। लेकिन बोला गया कि अगर मान लीजिए जूनियर में 100+ छात्र हैं, अगर 100+ छात्र हो जाते हैं, छात्र होने पर 3 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक पूर्णकालीन कार्य करेगा, अगर 100 से ज्यादा है। उसके साथ साथ बात करें शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी शिक्षा के एक अंशकालीन शिक्षक, मतलब अनुदेशक। आपने सुना होगा अभी फिलहाल 2011 में एक अनुदेशक की भर्ती आई थी 41,000 के आसपास। उसमें रखा गया था कि अंशकालीन शिक्षक व जूनियर लेवल पर, जैसे कला के लिए बॉम्बे आर्ट करके कोई किया था तो उनको लिए
आवश्यकता थी उनको भर्ती कर लिया गया था। बहुत से बीपीएड डिग्री धारक थे जिनको सारी शिक्षा का नॉलेज होता है और डिग्री होती है, उनके लिए भी लाया गया था, तो वो सब भी जुड़े थे। तो इसलिए बात किया जाए वह किसके लिए होगा, अगर 100 बच्चे हैं उनको एक अंशकालीन जो शिक्षक रखे जाएंगे। आगे हम बात करेंगे वह अनुदेशक मानदेय पर होंगे। बात किया जाए कर की कार्य दिवस एवं कार्य घंटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य दिवस और कार्य घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के पेपर में अनुसूची में वर्णित है। प्राथमिक स्तर पर बोला गया 200 कार्य दिवस, कितने कार्य दिवस, 200 कार्य दिवस या 800 कार्य घंटे होंगे। दोस्त ध्यान देंगे कितने होंगे वह मित्र, या आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक लेवल पर कितना, तो आप सीधा बता देंगे 200 कार्य घंटे होंगे या फिर कार्य दिवस होंगे, या फिर बोला जाए कि 800 कार्य घंटे होंगे। मतलब एक दिन में टीचर कितना करेगा, मतलब 365 दिन का होता है एक वर्ष, तो कम से कम विद्यालय कितना दिन खुलेगा, 200 दिन। 165 दिन में 200 दिन खुलेगा ही खुलेगा, और 800 क्या होगा, 800 कार्य घंटे होंगे, मतलब एक दिन में 4 घंटे। तो ऐसा बोला गया। उच्च प्राथमिक स्तर बोला गया कि कम से कम कार्य दिवस कितने बोले गए हैं, 220 कार्य दिवस होगा। अगर पूछा जाए वर्क कितना होगा, कम से कम वह 1000 घंटे वर्क करना होगा। अगर पूछा जाए प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना है, तो आप बताएंगे भैया वह 45 घंटे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला जाता है कि एक वीक में, एक सप्ताह में आपसे पूछा जाए कितना टीचर काम करेगा, कितने घंटे, तो 45 घंटे करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी के पेपर में सारी चीज पूछी गई है। दोस्त आप सभी, अब मैं बात कर लेता हूं जो धारा 19 में हमने आपको बात किया था कि मानक और मापदंड की बात करें, वह भी आप सभी के सामने है। विद्यालय के मानक और मापदंड की बात करें तो प्रत्येक मौसम सुरक्षित रहने वाले विद्यालय होंगे। मतलब गर्मी के सीजन में पंखियों की व्यवस्था रहेगी, बच्चों को गर्मी ना लगे। ठंड के समय में उस तरीके से विद्यालय बनाया जाए, ज्यादा ठंड भी बच्चों को ना लगे। बरसात का सीजन तो बच्चे को कहीं टपक ना रहे हो मकान, जिससे बच्चे भीगे, बारिश में दिक्कतें हो, जो अध्यापन का कार्य है उसमें रुकावट हो, तो इस तरीके से विद्यालय नहीं होंगे, वह सुरक्षित भवन बनाए जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय होंगे, मतलब एक में सारे लोग नहीं जाएंगे, उनके लिए अलग अलग है। शुद्ध एवं पेयजल होगा, मतलब पानी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जाए। पुस्तकालय होंगे, खेल का मैदान होगा उनको खेलने के लिए, मतलब जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कोई भी लड़कियां कबड्डी खेल रही हैं, लड़के कबड्डी खेल रहे हैं, लड़कियां खो खो हो गया, इन सारी की चीज़ों के लिए व्यवस्था की जाएगी। अब हम बात करते हैं मिड डे मील पकाने के लिए रसोई का पर्याप्त स्थान। जो आपने देखा कि मिड डे मील योजना चलाई गई थी, उसमें क्या होगा, पर्याप्त जगह होगा और पर्याप्त स्थान होगा खाना बनाने के लिए भी। कार्यालय कक्षा कक्ष आदि, मतलब कार्यालय भी होंगे, कक्षा कक्ष की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। नोट, दिव्यांग बच्चों के लिए आरटी में उम्र कितने रखी गई है, 6 से 18 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे दोस्त पूछ ले कि जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कब से कब है, 6 से 14 वर्ष है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो बच्चे सामान्य हैं, लेकिन दिव्यांग के लिए कितना है निःशुल्क व्यवस्था, 6 से 18 वर्ष का जो बच्चा है उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब पूछा जाता है और पेपर बच्चे गलती करके आते हैं। दिव्यांगों के लिए 6 से 18 वर्ष, मैं इसीलिए नोट कर दिया हूं, बहुत पूछा जाता है, बहुत अधिक से अधिक। अब ध्यान देंगे, आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन होंगे, लगभग 10-15 क्वेश्चन होंगे जो आप सभी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वह आप सभी ने जो अच्छे से पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसी से धाराओं से संबंधित सारी की सारी चीजें होंगी। दोस्त सबसे पहले है आप सभी के सामने क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो आज 6 से 18 वर्ष, कह 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 22 वर्ष। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया, अभी नोट में यही समझाया था। देखिए नोट में लिखा है 6 से 18 वर्ष, तो आप सभी के सामने वही क्वेश्चन आ गया। राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, बहुत कई बार पूछा गया है और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का प्रयास ही किया हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो 6 से 18 वर्ष। ध्यान देंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे मित्र। ध्यान देंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। करा कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, कि समावेशी शिक्षा का, पृथक्करण का, या मुख्य धारा शिक्षण का, या एकीकृत। मैंने आपको बताया जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वह बच्चों को कहता है कि समावेशी शिक्षा के मतलब एजुकेशन दी जाए वह इंक्लूसिव एजुकेशन हो, मतलब समावेशी शिक्षा हो। राइट ऑप्शन होगा ए। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जाएगा। मैंने आपको बताया 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना पर, कराकित आपदा राहत कार्य पर, मतलब चुनाव संबंधी कार्य पर, या पल्स पोलियो कार्यक्रम पर। मैंने आपको बताया टीचर का, मैंने आपको बताया था टीचर का सिर्फ कितना होगा, वह 4 काम करना होगा। कितने? 4 काम। वह 4 क्या होगा? एक शैक्षिक कार्य होगा, मतलब विद्यालय में पढ़ाने का शैक्षिक कार्य। एक बात करें वह क्या होगा, एक कार्य की बात करें वह जनगणना पर होगा, जनगणना पर होगा। और एक कार्य उनका क्या होगा, उनका चुनाव में ड्यूटी लगाया जाएगा। और चुनाव के बाद एक और कार्य होगा वह आपदा संबंधी, जैसे आपदा राहत में लगाया जाएगा। तो इसलिए इस पर 4 आप सभी के सामने पॉइंट हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे और पेपर में पूछा जाता तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, ध्यान देंगे। तो यही तो दोस्त है कि जनगणना में तो होगा, आपदा राहत में होगा, चुनाव में होगा, लेकिन पल्स पोलियो में इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो इस बात को भी आप अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर, कर कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए हैं। कर 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था प्राथमिक लेवल पर, ध्यान देंगे मैंने आपको बताया प्राथमिक लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर बात की जाए तो मैंने आपको बताया वर्ष में कितने घंटे, उन वर्ष में बोला गया विद्यालय कितने खुलेंगे, 200 दिन खुलेंगे। और बोला जाए घंटे कितना होगा तो 800 घंटे वर्क करना होगा, मतलब 800 घंटे। अगर आपसे पूछे जाए जूनियर लेवल पर बात किया जाए, जूनियर स्तर पर जब आप बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो हमने आपको बताया था 220 दिन, या आपसे बताया कि 1000 घंटे। अगर आपसे पूछा जाए टीचर जो है प्रति सप्ताह कितना वर्क करेगा, प्रति सप्ताह कम से कम कितना वर्क करेगा, तो आपको मैंने बताया था वह कितना करेगा, 45 घंटे करेगा। कितने घंटे? 45 घंटे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही पेपर में पूछा गया है दोस्त। तो ध्यान देंगे, आप सभी का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, 45 घंटे राइट ऑप्शन होगा, 20 द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 5th नंबर के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थिति होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, इनमें से सभी। मैंने आपको बताया था जो टीचर होगा नियमित तौर पर और समय सारणी मतलब टाइम टेबल है उसका फिक्स है, मतलब 7 बजे स्कूल है तो 7 बजे जाना है, 3 बजे छुट्टी, 2 बजे छुट्टी हो रही तो फिर 2-3 बजे अपना आना है। इसका मतलब नहीं है कि आप कभी भी जा रहे हो, तो नियमित और समय सारणीबद्ध होगी और सिलेबस जो होगा समय पे पूरा करना होगा बच्चों का। तो इन सारी चीजों पर इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। इनमें से सभी ध्यान दें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी के सामने है या आप सभी की अनुसूची से है, जो मैंने आपको अनुसूची बताई। करा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा। मैंने दोस्त आपको बताया कि शुरुआत में जब आप प्राथमिक लेवल पर, मैंने आपको बताया था प्राथमिक स्तर पर, शुरुआत में बताया था प्राथमिक स्तर पर बताया था कि क्या होगा, वह होगा 1:30 होगा। लेकिन पूछा गया, लेकिन ध्यान दें जब हमने आपको बताया कि 200 प्लस छात्र हो जाएंगे, तो 200 प्लस छात्र जब होंगे तो प्राथमिक स्तर पर यार रेशियो कितना हो जाएगा, स्तर पर प्राथमिक स्तर पर छात्र जो बात करें छात्र हो जाएंगे तो प्राथमिक स्तर पर या रेशियो कितना चलने लग शुरू हो जाएगा, 1:, प्राथमिक स्तर पर 1:, दोस्त बात करें 1:40 का चलेगा। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि 200 से अधिक पूछ रहा है, तो 200 से अधिक इसका मतलब है रेशियो कितना, 1:40। राइट ऑप्शन होगा 20 द राइट ऑप्शन, 20 द राइट ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए जूनियर लेवल पर पूछा जाए, जूनियर स्तर पर पूछा जाए, तो मैंने आपको बताया था जूनियर स्तर पर मैंने आपको बताया था 1:35 का रहेगा। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दें 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान मित्र, करा कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। करा सभी छात्रों के लिए, क्या सभी छात्रों के लिए नहीं दोस्त, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, करा सभी छात्रों के लिए या सभी नागरिकों के लिए। मैंने आपको बताया कि जो संविधान में वर्णन है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। और 86वें संविधान संशोधन, ध्यान देंगे पेपर में आया हुआ है, संविधान संशोधन
संविधान संशोधन 2002 संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, 2002 के तहत जोड़ा गया। और किसमें जोड़ा गया? आर्टिकल बात करें तो 21A में, कितना? आर्टिकल 21A में बच्चों का क्या होगा? यह मौलिक अधिकार है, बच्चे का मौलिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार है सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जरूर प्रोवाइड करेगी, उसका मौलिक कर्तव्य जाकर के ऊपर सरकार से कहेगी बच्चे। तो राइट ऑप्शन होगा 20 द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 20 द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान पढ़ेंगे दोस्त। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, किस पर? निःशक्त बच्चे पर, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर, बच्चे की नियमित उपस्थिति पर। तो आप जानते हैं जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है वह तो दिव्यांग बच्चों के लिए बात किया जाए तो आप जानते हैं 6 से 18 वर्ष के लिए है, 6 से 18 वर्ष के लिए है। लेकिन आपसे कह रहा है इनमें से कौन नहीं होगा? दिव्यांग के लिए है, जो दिव्यांग बच्चे हैं 6 से 18 है, लेकिन इसमें से कौन नहीं होगा? 14 से 18 वर्ष के बच्चों के ऊपर, या आर्टिकल जो शिक्षा का अधिकार है राइट टू एजुकेशन है, या इस पर लागू नहीं होता। राइट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि निःशक्त बच्चों पर होता है। निःशक्त बच्चों का मतलब है जो सक्षम नहीं है, 6 से 18 वर्ष, तो 6 से 14 वर्ष वैसे ही फ्री है। 14 से 18 वर्ष के वही मतलब 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर इस पर है। ध्यान देंगे, आगे बात करें, ध्यान देंगे 9th नंबर के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लिए लागू है। किसके लिए लागू है? करे 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 के लिए, या 5 से 11 के लिए, 6 से 12 के लिए। तो मैंने आपको बताया और राइट ऑप्शन होगा 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों का अधिकार है नियमित रूप से। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बच्चे का अधिकार बन गया। आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकार बना कि बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सरकार क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। और आप सभी के पेपर में ऐसा पूछा जाता है। आप कई बार हमको लगता है पेपर में आया हुआ है कि जो RTE कितने से कितने वर्षों के बच्चों के ऊपर लागू की गई है, जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करें। ध्यान देंगे, आगे बात करेंगे आप सभी। 10 नंबर क्वेश्चन कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को शामिल किया गया? 21 अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 21A में। मैंने आपको यही तो दोस्त बताया, अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में जो बच्चों को जोड़ा गया निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। संविधान संशोधन था 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, संविधान संशोधन 2002 के तहत या क्या हो गया? बच्चे का क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार हो गया कि बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड की जाए। अगर आपसे बात किया जाए दिव्यांग के लिए कितना है? दिव्यांग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कई बार बोल रहा हूं। दिव्यांग छात्र के लिए दोस्त बात करें तो ध्यान देंगे वह बात किया जाए 6 से 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष। आपका जो इसमें से राइट होगा वह आर्टिकल 21A आपका करेक्ट आंसर है। दोस्त आप सभी के सामने मैंने RTE 2009 पढ़ाने की कोशिश किया। आप सभी बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच भी किया होगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको सभी बच्चों को समझ में आया होगा दोस्त। तो अगली क्लास में हम लेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। RTE आप सभी ने बेहतरीन तरीके से सीखा, समझा। अगर क्लास जैसे ही आपकी एंड होती है तुरंत आप सभी एक बार कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, कैसा लगा सेशन जरूर आप लोग बताएं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।